बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। आईसीसी की बात अगर हम कर लें, क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है और 21 जून से 29 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप मैच खेला जाना है। अब आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप के इब्तदाई राउंड के लिए 20 अंपायर और 6 रेफरी पर मुश्तमिल पैनल का भी ऐलान किया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के इस में कौन से अंपायर पैनल का हिस्सा हैं, तो उनमें अंपायरिंग पैनल में जो है एहसन रजा, आसिफ याकूब और राशिद रियाज साहब शामिल हैं इस पैनल के अंदर। और साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का भी ऐलान कर दिया गया, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम मैच खेल रही है। उससे साथ साथ कल बाकायदा पाकिस्तान ने विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले मैच में समझने कामयाबी हासिल की। गो के हमने देखा कि तक दौड़ हम करते रहे बाकायदा तौर पर 3 वनडे मैचेस में, जहां पर हमें कामयाबी नसीब नहीं हुई है। फिर 3 टी20 मैचेस खेले गए, वहां पर हमने कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन चौथे टी20 मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीम को 84 रन पर आउट किया और फिर 85 रन का टारगेट 2 विकेटों पर अबूर करने में कामयाब हुई। और आयशा जफर ने 42 रन की उम्दा कारकर्दगी दिखाई इस मैच के अंदर। और साथ साथ निदा डार ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। निदा डार बेशक है पाकिस्तानी टीम की कप्तान है, लेकिन इससे पूरे सीरीज़ के अंदर अच्छी बॉलिंग का वो मुजाहरा कर रही हैं। सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं ज़ुबैर नज़ीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और खासकर क्योंकि हमने वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप से कबल हमारी टीम का भी ऐलान होना है, लेकिन इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ जो टीम अनाउंस हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कौन सा खिलाड़ी एडजस्ट नहीं हो पाया ये 18 रुकनी स्क्वाड के अंदर, कौन सा प्लेयर ऐसा था जिसको हम समझते हैं कि टीम के अंदर ज़रूर होना चाहिए था। फिर एक ऐसे प्लेयर को जिस तरह पैराशूट के ज़रिए टीम में शामिल किया जाता है, 1.5 साल के बाद वो खिलाड़ी टीम में शामिल हो जाता है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे ज़ुबैर नज़ीर साहब से। ज़ुबैर साहब सबसे पहले तो खुशामदीद। और साथ साथ अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड जो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अनाउंस हुई है, आप समझें कि क्या ये बेहतर टीम अनाउंस हुई है? क्योंकि हमने इसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप खेलना है, 4 इंग्लैंड के खिलाफ मैच हैं हमारे, 3 आयरलैंड के खिलाफ मैच हैं। क्या आप समझते हैं कि इन्हीं में से हमने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करना है? आप देख रहे हैं कि दीगर ममालिक की टीमें जो है बाकायदा तौर पर अपना 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से जो 18 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, बहुत ही यानी मायूसी, मेरे नज़दीक तो मायूस कुन है बहुत ही। लेकिन ये कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई मौजूद नहीं था। अगर आप गौर करें तो बेशतर खिलाड़ी इसके अंदर जो जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं वो अनफिट खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास पीछे प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए थे और अनफिट हैं, जिनको टीम में हिस्सा नहीं होना चाहिए था, वो भी टीम का हिस्सा बना लिए गए हैं। ये एक बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा अलमिया है और अलार्मिंग है फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप। अच्छा ज़ुबैर साहब क्योंकि 1.5 साल के बाद हसन अली टीम में शामिल होते हैं। लास्ट उन्होंने 2022 में टी20 मैच खेला था। अब फिर एक दफ़ा या तो वो चहीते हैं कप्तान के या सेलेक्टर्स के, एक दफ़ा फिर वो टीम के साथ मुंतखब हो गया। लेकिन इस टीम के अंदर हम फास्ट बॉलिंग का शोबा देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है, तजुर्बा बहुत हो जाता है। हसन अली तजुर्बा कार बॉलर है, मोहम्मद आमिर तजुर्बा कार हैं, उससे साथ साथ अगर देखें तो शाहीन शाह आफरीदी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, नसीम शाह बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं टी20 के अंदर। और फिर टी20 के एक्सपर्ट बॉलर बाकायदा हारिस रऊफ टीम के साथ हैं। तो आप समझते हैं एक बॉलिंग कम्बिनेशन तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इस बॉलिंग कम्बिनेशन के अंदर हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमने टीम में शामिल नहीं किया। हमने फ़हीम अशरफ के साथ काफ़ी अरसे गुजारे, फिर वसीम जूनियर के साथ काफ़ी अर्सा गुजारा, फिर लास्ट अगर हम देखें तो आमिर जमाल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इंतखाब नहीं हो पा रहा है इन प्लेयर्स का। क्या आप समझते हैं वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की जो विकेटें हैं वो ज़्यादातर सूट करती दिखाई देंगी स्पिनर्स को? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल की बात है फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तान के लिए, मैं अगेन कहूँगा कि बहुत बड़ा अलमिया है ये। आपको पता है, आप चीज़ों को कवर भी करते रहे हैं, आपने देखा होगा फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम हो गई है अब, जबकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा बन गई है, इतनी ज़्यादा
कमर्शियल हो गई है, प्लेयर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बैटर तो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन बैटर ये फास्ट बॉलर उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। शाहिनशाह आफरीदी की आप बात कर लें अगर, तो शाहिनशाह आफरीदी जो है अभी इंजरी से वापस आए हैं। अब उनके पास आप देख रहे हैं कि स्पेस तो ख़त्म हो गया है और जाहिर है कि अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बॉलिंग करेंगे, लेकिन इंजरी जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनके लिए वो ख़तरनाक है। और ये जो टूर आ रहा है, ये टूर उनके लिए बहुत ही यानी गेम चेंजर समझ लीजिए होगा, और उनकी लाइफ का जो है ना वो फ्यूचर जो है ना वो डिसाइड करेगा। हाँ, आमिर के हवाले से आप कह सकते हैं कि आमिर के पास स्ट्रेंथ भी है, स्पीड भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो वो पाकिस्तान के लिए असासा साबित हो सकते हैं। नसीम शाह की अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग में, तो नसीम शाह के बारे में आपको पता है कि वो खुद इंजरी से वापस आए हैं, और ये दोनों यंग लड़के हैं शाहिन, और ये कंपटीशन होता है इनका आपस के अंदर भी। जब वो ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश करेंगे तो मुझे खदशा ये है कि फास्ट बॉलिंग में ये दोनों जो है इंजरी ना, के खतरात ज़्यादा हैं, इन दोनों के इंजरी का खदशा। खतरात बहुत ज़्यादा हो जहाँ तक सकते आपने ऑलराउंडर की बात की, तो ऑलराउंडर का आपको पता है कि पाकिस्तान के पास पहले ज़माने में हुआ करते थे, वसीम अकरम हुआ करता था या वक़ार हुआ करते थे, जो अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पिनर्स जो है ना, अब हमारा फोकस जो है स्पिनर ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा है, जो बैटर भी हो और स्पिनर्स भी हो, क्योंकि आपके पास लेक है इसका स्पिनर्स का, आपके पास टॉप क्लास स्पिनर कोई नहीं है। यही वजह है कि आपके जो 3 ऑलराउंडर जिनके ऊपर आप डिपेंड करेंगे, वो तीनों स्पिनर्स लिए गए। तीनों स्पिनर्स लिए गए हैं, इस पर मजीद भी बात होगी, और खासकर स्पिनर्स के हवाले से उन्होंने बात की, स्पिनर्स ऑलराउंडर होनी चाहिए, तो वो ज़रूर हम इस पर गुफ्तगू भी करेंगे जुबैर नज़ीर साहब से मजीद और भी। लेकिन इस वक्त हमें बाकायदा तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है शुजात शेरवानी साहब ने, जो चीफ ऑर्गेनाइजर रहे हैं। अभी हब रैली हुई थी बाकायदा तौर पर गिडानी में, तो वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुजात शेरवानी साहब है टेलीफोन लाइन पे आने का, और हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है जुबैर नज़ीर साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं हमारे स्टूडियो पे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक बड़ा ज़बरदस्त है इनिशिएटिव आपने लिया था, और 11वीं हब रैली मुनक्किद हुई गिडानी में और कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। लेकिन एक अलमिया रहा, हमने माजी में भी देखते हम आए हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट होती भी आपको नहीं दिखाई दी, और ऐसा लगता है कि इस दफा भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा इवेंट कराने में आप कामयाब हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम शहजादा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इवेंट हो गया माशाल्लाह, और बहुत सब कुछ अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, काम अच्छा हो गया, कोई मिसहैप नहीं हुआ। और गवर्नमेंट की सपोर्ट आपने कही, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। वहां पर उन्होंने जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दी थी, और गवर्नर साहब को तशरीफ ले आए गवर्नमेंट के नुमाइंदे। तो मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें पैसों से ज्यादा अगर मॉरली सपोर्ट मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिल जाए, और थोड़ा गवर्नमेंट का हाथ ऊपर आ जाए, तो इवेंट अच्छा हो जाता है। यानी कि शेरवानी साहब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है पैसे की मद में आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन वेन्यू के हवाले से बाकायदा तौर पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दी, ये कहने का मकसद है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पैसा तो यहाँ पर हर आदमी पैसा मांगने के लिए ही बैठा है, पैसा मांगता है और अपनी इज्जत खराब करता है। तो मैं कहता हूँ उससे अच्छा हम पैसा मांगे ही नहीं, हम सपोर्ट मांगे। और क्योंकि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स की वजह से वो इवेंट ऊपर भी हो जाता है, खर्च भी निकल आते हैं, अपने एक्सपेंस भी कंट्रोल में हो जाते हैं, इवेंट भी अच्छा हो जाता है। तो वो गवर्नमेंट से बस हम यही कहते हैं कि मॉरली सपोर्ट दे दे, हमें कोई अच्छा सा ट्रैक दे दे, ट्रैक की जगह वहां दे दे हमें, जिससे हम इस रेस को 50 से 100, 150, 200 किलोमीटर पे ले जाए, और वो जगह ना हमारे नाम ना हो और ना हम अपने नाम करना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स के नाम पे हो जाए। और स्पोर्ट्स हम, ताकि वो हम साल में 1, 2, 3 प्रोग्राम, भी तो हम एक प्रोग्राम करते हैं, 2-3 प्रोग्राम हम उधर कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा शुजात साहब, एक नया जो है लड़का जिसने बाकायदा तौर पर ये अब रैली जीती है, और लास्ट अगर हम देख रहे हैं तो तैमूर इसके चैंपियन थे, और अब जिलान वुड ने बाकायदा तौर पर इस टाइटल को जीता है। क्या कहेंगे इस नौजवान प्लेयर के हवाले से? देखिए ये जो रैली है ना, ऑटोमोटिव और मोटर क्रॉस और ऑटो क्रॉस और ये जीप्स का जितना भी शो है, ये सब कुछ नौजवानों का ही काम है और यंगस्टर का काम है। उसमें जितनी मेहनत, और खासकर हमारा ट्रैक जो है वो उसके अंदर इस कदर ज्यादा स्किल है कि वो जवान जब सीखते हैं तो उसके अंदर उन्हीं की ज्यादा डोमिनेशन होती है। तो तैमूर इज वेरी गुड, और उसके साथ साथ ये हूत इज वेरी गुड, और उनका फासला और वक्त भी जो था कोई
4-5 सेकंड का ही फर्क था। इसके अलावा नादिर साहब इज वेरी गुड और फादल सुल्तान इज वेरी गुड, और भी ड्राइवर्स हैं जिनका कंपटीशन है और जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो अब ये मुकाबला यही रहेगा कि सेकंडों से कोई आगे पीछे होगा, और अब किसी की मीरास नहीं है या किसी का नाम नहीं है कि यही चैंपियन बनेगा। जो मेहनत करेगा और जो उस वक्त शो करेगा, उस दिन जो शो करेगा, इवेंट उसी का ही है। जिस दिन इवेंट में शो करेगा वही कामयाबी का सफ़र तय करता नज़र आएगा। और क्योंकि आपने मर्दों की तो बात कर ली है, ख़वातीन की भी बात कर ले। अगर दीना ने बड़ी ज़बरदस्त, दीना पटेल ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई इस रेस के अंदर, एक दफ़ा फिर वो टाइटल जीतने में कामयाब हुई, क्या कहेंगे? क्योंकि एक फैमिली उनकी पूरी इस जो ड्राइविंग रेस में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेती हुई दिखाई देती है। माजी में अगर देखें तो 1993 के साथ वो आपके साथ मुंसलिक हैं, रोनी पटेल साहब। बस देखें, ये यही कंटिन्यूटी का गेम है। जैसे हम 11 साल से ये काम कर रहे हैं, इसी तरह ये फैमिली भी कोई 20-25 साल से माशाल्लाह रेसिंग सर्किल में है, और इसमें जितनी जाहिर है कि इन्वॉल्वमेंट है, जितनी प्रैक्टिस है और जितना पैशन है, ये जाहिर है उसी का काम है। तो दीना जाहिर है उसके ऊपर अपने माँ बाप का असर आया है। तुषना भी रेस करती रही है, उनकी अम्मी और उनके वालिद साहब रोनी भी रेस कर रहे हैं, और दीना में भी वो जरासीम है, वो उनके अंदर शौक पैदा हो रहा है और वही आगे जा रही है माशाल्लाह। और अभी तो बड़ी यंग है, छोटी है उम्र में, कोई 18-20 की एज है, 20-21 की, बट शी इज नाइस। कई मर्दों से भी वो आगे रही है। जो स्टॉक कैटेगरी के मर्द और लड़के थे वो उनकी कैटेगरी वुमेन्स की थी, लेकिन वो उन सब से आगे रही है। बस प्रिपेयर्ड कैटेगरीज के बाद दीना ने इनको चैलेंज किया है। अच्छा शुजात साहब, इस दफ़ा बड़ा इम्पोर्टेंट आप लोगों ने एक रोल अदा किया, और कराची के शहरियों के लिए भी बाकायदा तौर पर शटल सर्विस चलाई गई कराची के 3 मुख्तलिफ मकामात से। और फिर हमने देखा कि हाईवे मोटर वे पुलिस ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। इसमें क्या कहेंगे उनके हवाले से? देखिए, लास्ट टाइम भी 2 साल से नेशनल हाईवे पुलिस हमारे साथ इस इवेंट पे खड़ी है, और इस दफा भी उनका पार्टिसिपेशन बड़ा अच्छा था। उन्होंने कराची से लेके और हब तक लोगों को गाइड किया, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की, लोगों को रहबरी की, और उनको सिक्योरिटी भी फराम की। गाइडनेस के साथ सिक्योरिटी भी फराम की। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और सिंध गवर्नमेंट ने अपने अपने एरियाज में सिक्योरिटी की हुई थी, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की। रहा सवाल आपने जो बताया शटल सर्विस, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। दुनिया में हर जगह ये होता है कि जब स्पोर्ट्स होता है तो लोगों को सहूलत के लिए इस तरह के शटल सर्विस चलाई जाती है, और पाकिस्तान में पहली दफा हमने ये शटल सर्विस चलवाई। पाकिस्तान में पहली दफा हमने माशाल्लाह इसको प्रोग्राम को लाइव 8 घंटे लोगों को दिया, और पूरी दुनिया ने इस प्रोग्राम को माशाल्लाह देखा। अच्छा शुजात साहब, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुबैर नज़ीर साहब हैं, मौजूद हैं। वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी शुजात साहब, माशाल्लाह यू डिड ग्रेट जॉब एज यूजुअल, हर साल जिस तरह से आप करते हैं, और माशाल्लाह इसके अंदर जो आपका पैशन नज़र आता है वो काबिल दीद होता है और काबिल तारीफ। मैं तो कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान में एक अच्छा नाम है, और एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मिसाल है। तो सर, लेकिन ये कि इवेंट को अगर आप जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, तो आप इसको इंटरनेशनल इवेंट तक बनाने में क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब, आपने ज्वाइन किया और आपका भी शौक है स्पोर्ट्स पे और खासकर मोटर स्पोर्ट्स पे भी। तो ये मेरे अकेले का काम नहीं है, माशाल्लाह ये मेरी पूरी टीम है, और मेरी टीम में कोई 100+ लोग हैं जो मुख्तलिफ एरिए में इन चीजों को देखते हैं, ट्रैक बनाने से लेके मार्केटिंग तक, और मार्केटिंग से लेके उसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग पे, और उसके बाद लोगों को वेलकम करना, वहां पर कैंप्स लगाना। ये मुख्तलिफ हमारे पास चीजें हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक जंगल में हम 50 किलोमीटर का ट्रैक बना के और एक जंगल में ये प्रोग्राम करते हैं। अगर तो क्रिकेट की तरह नेशनल स्टेडियम में या क्रिकेट की तरह हॉकी की तरह एक स्टेडियम में प्रोग्राम हो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक नया शहर आबाद करते हैं और वो टीम के बगैर नामुमकिन है। तो अलहमदुलिल्लाह टीम हमारे पास है, हम सबके साथ बड़ी तगड़ी टीम है माशाल्लाह, और इसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है। रहा सवाल, दूसरा सवाल आपका इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल टच तो इस दफा इसमें आ गया, क्योंकि हमारे पास एक जर्मन ड्राइवर भी थे और जर्मन नेविगेटर भी थे, वाइस कॉन्सुलेट जनरल ड्राइवर, तो वो हमारे साथ थे। लास्ट ईयर यूई के कॉन्सुलेट जनरल भी हमारे पास आए थे, लेकिन इस दफा रेस में हिस्सा लिया। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हम इसको प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह
हमारी आपकी जब बात होगी और दरमियान में भी बात होती रहेगी, तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास मिडल ईस्ट से के कोई 5 कंट्रीज के ड्राइवर हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो एक नया गेम चेंजर होगा इस इवेंट के लिए और इस मोटर स्पोर्ट्स के लिए। नए गेम चेंजर होगा मोटर स्पोर्ट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात शेरवानी साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू भी आपसे रही और इवेंट के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शुजात शेरवानी साहब। जुबैर नज़ीर साहब, हमारी गुफ्तगू क्रिकेट पे जो चल रही थी और आपने कहा कि हमने स्पिन में जो है स्पिन ऑलराउंडर की तरफ हम ज़्यादा जाते हुए दिखाई दिए, अमाद वसीम के साथ अगर देखें तो शादाब, लेकिन एक पाकिस्तान सुपर लीग 9 में लड़का परफॉर्म करता है, हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलिंग रहा, फिर उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। क्या आप समझते हैं उसकी जगह इस टीम के अंदर बनती दिखाई नहीं दी है? और अगर हम बात करें तो उसामा मीर जिस तरह कारकर्दगी बतरीज हम देख रहे हैं, बेहतर से बेहतर करते आ रहे हैं, तो इस टीम के अंदर आप नहीं समझ रहे थे कि एक जगह नजर आ रही थी इब्रार की जगह आपने अगर प्लान रखा हुआ वर्ल्ड कप के लिए उसामा मीर को लेके जाना, तो इब्रार की जगह आप उसामा मीर को शामिल कर सकते थे इस टीम के अंदर, या आप मिस्ट्री बॉलर के तौर पर ये मिस्ट्री बॉलर कब आपको मैचेस जिता के देगा? बिल्कुल बड़ा अच्छा यानी आपने क्वेश्चन रेस किया है। ये उसामा डिज़र्व करता था, मेरे हिसाब से उसामा को टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन सारे जो कि सिलेक्टर्स आए हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो बैटर्स को भी अपना चेक करना चाहते हैं कि उनके ओपनर्स भी, मिडिल ऑर्डर भी और फिर एंडर भी मजबूत हो, क्योंकि आपको पता है ऑलराउंडर का फुकदान है, स्पिनर्स का फुकदान है, तो उनका फोकस यही रहा होगा कि उसामा मीर ज़ाहिर है कि एज ए स्पिनर तो बहुत कामयाब हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि उन्होंने 3 स्पिनर्स को जो है ऑलराउंडर के तौर के ऊपर डाला है, तो इस हिसाब से उसामा की जो है वहाँ जगह बन नहीं रही। हसन अली का जो आपने क्वेश्चन रेस किया था, फास्ट बॉलर, देखिए एक आदमी 2 साल से बाहर, फिर इंजरीज का शिकार, फिर यानी इन आउट होता रहा है, गैर यकीनी कैफियत से उसे नाम आप अगर पीएसएल में ले, मोहम्मद अली, अगर आप मोहम्मद अली बड़ा जबरदस्त बॉलर रहा है और भरपूर तौर पर अगर देखें तो अब्बास के साथ जो प्यार उसका चला है मुल्तान सुल्तान के साथ, कामयाबी में बड़ा क्रेडिट रहा है फाइनल तक पहुंचाने में अली और अब्बास आफरीदी का। जी, तो मैं मोहम्मद अली का नाम लेना चाह रहा था कि मोहम्मद अली जो डिजर्व करता था, मोहम्मद अली को डाल देते। आप लॉन्ग टर्म करें, हिचकिचाहट मत करें, घबराहट का शिकार मत हो, खौफ का शिकार मत हो, बड़े फैसले करें, मजबूत फैसले करें, ताकि जो लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए कामयाब हो। जमान जो है वो डिजर्विंग था, तो मुझे नहीं पता कि सिलेक्टर्स ने क्या किया, क्या सोचा। इसी जमान के हवाले से कहा जाता है कि दुनिया भर के अंदर वो जितनी भी लीग खेलते हैं, डेड ओवर का सबसे अच्छा बॉलर है। पाकिस्तान में उसने प्रूव भी किया है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी का क्या क्राइटेरिया है बॉलर्स को इंतखाब करने का, वो अब तक समझ से बालातर नजर आ रहा है। सिलेक्टर्स भी, मैंने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था तब भी मैंने एक बात की थी कि यहाँ हमारे यहाँ निज़ाम हर चीज़ एड हॉक पे चल रहा है। सिलेक्टर्स उसको अपना कल का नहीं पता बेचारे को, नौकरियां कर रहे हैं, नौकरियां बचा रहे हैं, जो पीसीबी कहेगी वही करेगी। अब पीसीबी में कौन बैठे हुए हैं लोग, बात लंबी हो जाएगी। पीसीबी में अगर आप प्रोफेशनल लोग लेकर आएंगे तो काम चलेगा। बहुत ही माजरत के साथ मोहसिन नकवी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, बहुत अच्छी आला पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। वो आपको पता है वफाकी वजीर दाखिला, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो गुफ्तगू का महवर तब्दील हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी के अंदर एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी को वफाकी वजारत ही तक महदूद रखा जाए। वो टाइम नहीं दे पाते, वो उनकी बेचारे कोशिश करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पाते। तो मैं ही समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का अगर आपने क़िबला दुरुस्त करना है तो पीसीबी में प्रोफेशनल आदमियों को लेकर आए, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। चलें, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हमने काफ़ी गुफ्तगू हसन अली के हवाले से भी की, लेकिन इसमें एक और बॉलर को शामिल किया गया है, हारिस रऊफ़। आप समझे, हारिस रऊफ़ है, इन आउट होते रहे, फिर उन पर थोड़ी सी पाबंदी भी लगी, एनओसी के मसाइल आए उनके साथ, फिर एक दफ़ा टीम का हिस्सा बन गए। ऐसा लगता है कि कप्तान है जो अपनी चीज़ मनवाना चाहते हैं बाबर आजम, वो बाकायदा तौर पर मनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि अनफिट खिलाड़ी फिट हो गए हैं। कभी ऐसा नहीं देखोगा आपने कि अनफिट टीम को जो आप लेकर जा रहे हो और इस तवक्को पर ले जा रहे हो कि वहां जाके फिट हो जाएंगे। भाई, जो फिट है वो अनफिट हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप अनफिट को ले जा रहे हैं कि फिट हो जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं कि जो फिट है वो अनफिट हो सकते हैं। भाई समझ में आई ना? शाइन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। आजम
फिट नहीं है। नसीम शाह भी इन आउट होते रहे हैं, फिटनेस उसका मसाइल उसका से भी जिक्र दो-चार कर रहे चुका हैं। मैं। आदम खान आप डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन भाई वो फिटनेस भी तो देखिए ना उसकी। तो आप ये बड़ा लंबा मामला है। पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, सबको पूरी कौम को मुसल्ले पे बैठ के जो है नमाज़ें पढ़नी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वर्ल्ड कप से पहले अच्छे नताइज सामने लाने में चलें, मदद अच्छे करे। नताइज तो सामने आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी बात आप विमेंस टीम की भी कर लें, क्योंकि पहले विमेंस टीम की सीरीज़ के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक क्योंकि अब एक बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलीज़ आ गई है कि काकुल में भी अब ख़वातीन टीम ट्रेनिंग करेगी। आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर मेन प्लेयर्स के जाने के बाद हमने देखा कि 2 से 3 प्लेयर अनफिट हुए, अब ख़वातीन टीम को भी बाकायदा उस तरबती कैंप में वहाँ काकुल में कराया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इससे इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपने ख़वातीन टीम से कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग वो कर सकें? देखिए, काकुल में ट्रेनिंग जो है ना बड़ी अच्छी बात है। काकुल में ट्रेनिंग होनी चाहिए। खुदा न खास्ता मुल्क कभी भी हालत जंग में आ सकता है। हालत जंग में जो है पुराने ज़माने में ख़वातीन जो है ना पानी पिलाने का काम करती थी। तो हमारी जो ख़वातीन जो है अगर ट्रेनिंग कर लेंगी तो कभी जंग का मरला आएगा तो वो वहाँ पर भी मामून और मददगार साबित हो सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। बात यह है कि काकुल जो है एक प्रोफेशनल इदारा है, फ़ौजी इदारा है। फिजिकल ट्रेनिंग अगर वो करा रहा है तो वो अपने एंगल से कराएगा। क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट। स्पोर्ट्स में जो है मुख्तलिफ खेल उनके भी अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं भाई मेरे। क्रिकेट की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, उनके फिटनेस जो है आपकी ग्रास रूट से शुरू होती है। आप ये 40-40 साल के लड़कों को या 35-35 साल की लड़कियों को या औरतों को जो है फिजिकल फिटनेस की तरफ ले जाएंगे, इनका वक्त गुजर चुका। आप कीजिए ग्रास रूट के ऊपर काम। ग्रास रूट के ऊपर लड़कियां निकाल के लेकर आइए, उनको फिजिकली फिट कीजिए और फिर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पावर को जो है ना क्रिकेट में यूज करें। चलें, पावर को क्रिकेट की तरफ यूज़ कर रहे हैं। अभी इस पहले वनडे सीरीज़ पे बात कर लें। हमने कोई खातिर कारकर्दगी वीमेंस टीम ने नहीं दिखाई, क्लीन स्वीप किया वेस्ट इंडीज़ टीम ने। फिर हमने देखा कि 3 T20 मैचेस के भी शुरू में जो है उन्होंने आउट क्लास किया। हालांकि कुछ मौके ऐसे ज़रूर आए थे कि आप वो मैच जीत सकते थे T20 के, लेकिन फिर हमने देखा चौथे कल जो मैच आखिरी खेला गया और फिर आज आखिरी मैच खेला जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम वीमेंस से जो तवक्को थी T20 के में, वो अब तक पूरी करने में नाकाम नजर आई है। देखिए, वनडे सीरीज की अगर आप बात करें तो वनडे सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी थी, 3 मैचेस जीत कर 6 पॉइंट हासिल करने थे ताकि वो आईसीसी चैंपियनशिप में सरवाइव कर लेता और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग के लिए आसानी होती। लेकिन ये कि हमने देखा कि तीनों मैचेस हार गई, वन साइडेड मैचेस हार गई। बुनियादी फर्क तो दोनों टीमों में जो है ना मोइन, मुझे जो नजर आया वो हेली मैथ्यूज का था। हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज की कैप्टन है और ऑलराउंडर है, उन्होंने आपने देखा कि हर मैच में परफॉर्म किया। कल उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनकी टीम भी जो है 84 पे आउट हो गई। देखिए, आप उसके ऊपर डिपेंड करिए। तो बुनियादी फर्क दोनों टीमें जो है लेवल एक ही है। उनका फिजिकल फिटनेस बेहतर है, उनकी बैटर्स कुछ बेहतर है, लेकिन 19-20 आप कह सकते हैं। मगर बुनियादी फर्क जो है ना इन दोनों टीमों के अंदर हेली मैथ्यूज का मैं कंसीडर करूंगा। ठीक है ना, जैसे आपने अभी कहा कि कल जो मैच हुआ था उसके अंदर हेली मैथ्यूज फ्लॉप हो गई तो टीम बैठ गई उनकी और पाकिस्तान के लिए एक इजी चेस किया। पाकिस्तान ने सेकंड मैच में जो अच्छा खेला था, पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था, ऐसा नहीं बड़ा था, टारगेट नहीं था, आप वो 2 रन से अच्छा। मैच हार लेकिन गए। बुनियादी चीज ये है कि हमारी क्रिकेटर्स जो ना इनके अंदर जो खौफ मौजूद है ना, उस खौफ को खत्म करना होगा। आप बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ खेलें, बेजान होके बेजिगर होके खेलें, बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि हम किसी बहुत बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं। हवा जो खड़ा हो जाता है ना, उसको निकाल दें, चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो। फील्डिंग बहुत नाकिस, बहुत खराब। फास्ट बॉलर आपको फातिमा सना से बड़ी तो आपने जैसे अभी कुछ देर कबल भी आप कह रहे थे थोड़े से ओवर एज है प्लेयर्स अब खेल रही हैं टीम के साथ है। 19 में अच्छी बच्चियां हैं जो बाकायदा परफॉर्म भी कर रही हैं और अभी भी वनडे कप जारी, वहाँ भी अच्छा टूर्नामेंट में लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं। आप समझते थोड़ी सी चेंजिंग अब कर लेनी चाहिए आप, क्योंकि बाकायदा पीसीबी ने भी बहुत नई मैनेजमेंट बना दी है, तो उसमें भी कुछ अब बेहतरी आएगी कि टीम चेंजिंग होती नज़र आएगी। 2-4 जो प्लेयर्स ओवर एज हैं टीम के साथ मुंसलिक है, शायद उनका कैरियर अब अख्ताम पजीर होता दिखाई दे। नहीं, चेंजिंग वगैरह तो मुश्किल ही मुझे नज़र आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ना कि हर मामला एडॉक के ऊपर चल रहा है। ये भी एडॉक के ऊपर ही चल रहे हैं। इनका भी सिस्टम जो एडॉक के ऊपर है कि हिज्जत बचाओ, बस किसी तरीके से जो चीज़ आ रही है उसको कर दो।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी, ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं करना, 2 साल 3 साल हारते रहो, लेकिन निचले लेवल पे काम करो। लड़कियां 2 साल 4 साल के बाद ग्रो होकर ऊपर आएंगी तो वो स्पेस को कवर करेंगी। इस सब पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, कम से कम 3 प्लेयर्स ऐसी हैं जिनको इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो अपना कैरियर वो बिल्कुल 3 प्लेयर कौन है? निदा डार की मैं, वो तो पाकिस्तान टीम की कप्तान है, कप्तान है तो भाई, जुबैन साहब। कप्तान है तो क्या हयात रहेगी कप्तान, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म तो वो कर रही है इस सीरीज के अंदर। तो परफॉर्म तो बिस्मा भी कर रही थी, बिस्मा सना मीर को भी भी कर होना रही चाहिए थी। था। उससे पहले जो कप्तान थी सना, वो भी कर रही थी। तो रिटायर तो होना होता है, लेकिन हर एक चीज, जवेरिया चली गई जैसे, तो रिटायर तो होना होता है, लेकिन हर एक चीज की एक एज होती है। ठीक आलिया है? रियाज भी काफी आलिया अच्छे रियाज से। का नाम मैं लेना चाह रहा था जी। अब तो माशाल्लाह वो अपने घर की भी हो जाएंगी, तो उनको भी स्पेस देना होगा। बात यह है कि इन प्लेयर्स को जो है, नई अपकमिंग को है, हमें चाहिए कोशिश करें कि हम नई लड़कियों को लेकर आए। नई लड़कियां आपको मिलेंगी गिलगित बल्तिस्तान से, जैसे आपको केपीके से नए बच्चे मिलते हैं ना, बेहतरीन अच्छे मेहनत करने वाले, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की बच्चियां जो हैं वो बहुत बेहतरीन बच्चियां हैं, मेहनती हैं, सिंसियर हैं, अपनी जॉब को करना जानती हैं और उनके अंदर उमंग होती है। ठीक है ना? वहां पर जाके आप बच्चियों को चूज करें, उनको 2 साल 4 साल के लिए अडॉप्ट करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको फैसिलिटेशन दें, उनको एजुकेशन कराएं, साथ साथ उनको जो है क्रिकेट की तरफ रागब करें। आप यकीन करें अगले 2-4 साल में पाकिस्तान को एक मजबूत और अच्छी वीमेन टीम मिल आपने सकती है। मजबूती की बात की, टीम को अच्छे प्लेयर्स हैं मुंतखब करने की बात की, और खिलाड़ियों को अगर हम देखें तो कराची की एक लड़की है उरूप शाह, अच्छा परफॉर्म करती है, लेग स्पिनर है, उसने परफॉर्म वनडे में किया हुआ है, लेकिन टीम के साथ भी मुंसलिक रही, आउट भी करती रही है, बेस्ट प्लेयर भी टूर्नामेंट की रही है, लेकिन उसके बावजूद वो सेलेक्टर की निगाह में नज़र नहीं आती। फिर अगेन सिलेक्शन कमेटी क्या हुआ? टेस्ट आप मैचेस खेल रहे थे, सीरीज के दौरान कभी भी सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व नहीं की जाती। मोरल डाउन होता है, टीम का मोरल डाउन होता है, सिलेक्टर्स का डाउन होता है, मैनेजमेंट का मोरल डाउन होता है। आपने मैचेस हारने तो थे वनडे, ड्यूरिंग द मैचेस ही आपने जो सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व करके नए लोग ले आए। अब नए लोग कौन लेकर आए? कौन लोग हैं नए लोग? असद शफीक, वो तो मेंस में भी हैं, उसके साथ जो है अब्दुल रज़ाक के बिहेवियर के बारे में आपको पता है, खवातीन के हवाले से उनकी सोच क्या है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने किस तरीके से रवैया अख्तियार किया, वीमेन क्रिकेटर्स के हवाले से उनकी सोच क्या है, ना उनके पास टाइम है, ना उनकी नॉलेज है वीमेन के हवाले से। आपने सिलेक्टर बना दिया उठा के। भाई मैं कह रहा हूँ ना, रिलीवेंट आदमी होना चाहिए। मोहसिन नकवी अच्छे आदमी है, पीसीबी का चेयरमैन, लेकिन किसी प्रोफेशनल को होना चाहिए। इसी तरीके से वीमेन सिलेक्शन कमेटी जो है, उरूप की बात कर रहे हैं आप, उसको पता ही नहीं होगा अब्दुल रज़ाक को, असद बेचारे को क्या पता होगा, ये बताइए। ठीक है कि नहीं है? इन्होंने साइन करने हैं बस, और जो अथॉरिटीज हैं बस उनकी अल्लाह ही वारिस है। अल्लाह ही वारिस है, नज़र आ रहा होता है। थोड़ी सी बात अब करें, क्योंकि हमने क्रिकेट पे काफ़ी बातें की और सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम ऐलान की है उसमें एक प्लेयर ऐसा है उस्मान खान। अगर उसकी हम थोड़ी सी बात करें, एडॉक की आप बात कर रहे थे और प्लेयर्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे, तो क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं उस्मान खान का? क्योंकि पहली सीरीज़ उनके लिए नाकाम रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। उस्मान खान के बारे में सिर्फ मैं एक बात करूंगा कि वो 2 कश्ती के सवार हैं, डबल माइंडेड हैं। जब तक आप एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होंगे तब तक आप कामयाबी की तरफ राग़िब नहीं हो सकते। उस्मान खान को डिसीजन लेना होगा कि उन्होंने एक सोच के साथ आगे बढ़ना है। थोड़े को बहुत समझिए, थोड़े को बहुत समझे आप। ज़ुहैर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। और साथ है अगर हम बात करें, क्योंकि अब इस टीम के अंदर भी अगर हम देखें तो 3 विकेट कीपर से उस्मान खान को अगर हम ले लें, आजम खान, मोहम्मद रिजवान, खुद आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर अभी भी रिजवान फिट नहीं है, तो इस सूरत में, और आजम है फिर अभी फिटनेस मिसाल से 2-4 होने के बाद अभी टीम में दोबारा मुंतखब हुए हैं। अगर हम देखें 3 विकेट कीपर हैं, 5 ओपनर्स इस टीम के अंदर हैं, फिर आप समझ रहे हैं कि माजी में बाबर और रिजवान ओपन किया करते थे। क्या ये तजुर्बा एक दफ़ा फिर बाबर करने जाएंगे या फिर साइम या फ़खर के साथ जाना चाहेंगे? ये आपने अलग एंगल से बात की है। बाबर की बात करें ना, बाबर के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन कैप्टनसी में उसकी खामियां मौजूद हैं। अच्छा, उसके अदर हैंड के ऊपर अगर हम बात करें, एज ए कैप्टन आदमी को अपनी थॉट को, अपनी सोच को वसीयत देनी चाहिए, बड़ा करना चाहिए।
क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सामने स्क्रीन होता है, उसकी हर एंगल को आपको गौर करना होता है, अच्छाई खामी बुराई हर चीज़ को अपने सामने रखना होता है। बाबर का थोड़ा सा इशू ये है कि वो पर्सनल लाइक और डिसलाइक अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये अंदर की बात है, जाहिर है लोगों को इस चीज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता, अब तो चीज़ें बाहर भी आ जाती हैं वैसे। खैर, तो बाबर को जो है ना ये सोचना चाहिए इस हवाले से कि अपने पर्सनल ताल्लुकात या ज़ाती दोस्तियों से निकल कर जो है ना मुल्क के लिए इंटरेस्ट में जो है ना जो ज़्यादा बेहतर हो उसको कोशिश करनी चाहिए। खौफ किसी से नहीं करना चाहिए। आप अगर ज़िंदगी में खौफज़दा होंगे ना तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। खौफ को अपने जहन से निकालना होगा, अपनी सोच से निकालना होगा। ये मैं आपको बड़ी यानी गहरी बात बता रहा हूँ। बाबर खौफ को अपने जहन से निकाल दे तो अच्छा कप्तान बन सकता है। चलें, अच्छा कप्तान बन सकता है। एक प्लेयर्स के हवाले से और मजीद बात करेंगे। एमर्जिंग प्लेयर रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, न्यूजीलैंड में एक अच्छी बारी खेलने में भी कामयाब हुए हैं। इरफान खान नियाजी गो के अनफिट हो गए थे। आप समझिए वो 30-35 T20 के लिए वो 30-35 रन करने वाला बैटर है। देखिए अगेन प्लेयर्स आपके पास सिर्फ एक इरफान नहीं है, और भी बहुत प्लेयर्स हैं। पीएसएल में आपने देखा कि बड़े अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आए। हुरैरा एक अच्छा प्लेयर निकल कर आया था जिसने परफॉर्म किया। मैंने फिर आपको जो मिला है बेहतरीन मिला है, साइम मिला है ना। ठीक है, असल चीज़ होती है यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करना। मैंने पहले भी एक बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सीनियर टीम के साथ एक ए टीम भी बनाइए। ए टीम हमेशा आपको सब्स्टिट्यूट देती है। ए टीम में आप डाल लेना, अगर कोई लड़का टूर के ऊपर फिट हो जाता है तो वहां से तो आप अडॉप्ट कर सकें ना। आप तो ढूंढते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, इसकी चड्डी, उसकी नेकर, उसके जूते, उसकी शर्ट, ये कर रहे होते हैं। ऐसा ना करें। आपके पास स्टैंड बाई में प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए, बैकअप आपके पास मौजूद होना चाहिए। जब तक आप ए टीम पाकिस्तान की नहीं बनाएंगे ना, पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो उसका जो है ना मैं समझता हूँ कि ऊपर जाना बहुत तो मुश्किल है। पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान शाइन के नाम से टीम बनाई और उसमें भी अच्छे प्लेयर्स थे, दौरा भी हुआ है। लेकिन माजी में अगर हम देखें तो बहुत से मैचेस भी होम ग्राउंड पर हुआ करते थे। जब आप किसी टूर पर जाया करते थे तो वहाँ की दीगर टीम के ए टीम के खिलाफ या उनके क्लब की टीम के खिलाफ आपको मैचेस मिलते थे जहाँ आप अपने प्लेयर्स को चेक कर सकते थे। ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ करता था, मैचेस पाकिस्तान ए टीम खेला करती थी। यहाँ तो अब वो सारी चीज़ें चेंजिंग होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इस तरफ भी अब तवज्जो देनी चाहिए? जब टूर्स आपको मिले तो वहां पर आप साइड मैचेस जरूर रखें ए टीम के। मैंने कुछ अर्से पहले एक बात की थी यही साइड मैचेस का। पाकिस्तान के अगर आप बात कर रहे हैं ना, जैसे आप पाकिस्तान टीम अगर जाती है खेलने के लिए, जैसे अब वीमेन टीम जाएगी खेलने के लिए तो उसको साइड मैचेस मिलेंगे इंग्लैंड के अंदर। 2 मैचेस मिलेंगे, एक T20 का मिलेगा, एक वनडे का मिलेगा। पाकिस्तान में जो टीम आती है उसके लिए इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। आपको पता है सिक्योरिटी बहुत हमारे यहाँ टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही हकीकत। इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। तो पहले ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना, उस ज़माने में साइड मैचेस होते थे और उसी में से प्लेयर्स निकल के सामने आते थे, परफॉर्म करते थे, वो अगले दिन टेस्ट में होते थे। फिर वो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो अब वो तो चीज़ें रही नहीं है। आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स इश्यूज वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो अब जो टीमें वो आने से हिचकिचाहट का तो शिकार होती हैं। तो उनके लिए जो जो ट्रिप बनाया जाता है, जो टूर बनाया जाता है, वो बड़ा इतना स्ट्रिक्ट होता है। उनकी मूवमेंट आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो अब उनके लिए इतना ईजी नहीं है कि उनके साथ जो आप साइड मैचेस खेलें जिसमें आपको अपना पोटेंशियल, अपना टैलेंट जो है सामने लाने की कोशिश करनी हो। ज़ोहैर साहब, काफ़ी वसी तजुर्बा आप रखते हैं। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वर्ल्ड कप, अमेरिका में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। क्या पाकिस्तानी टीम है जो स्टैंड बनाकर जा रही है? कुछ प्लेयर्स आपके सामने हैं मौजूदा, और साथ साथ क्योंकि वहाँ की विकेटों के अगर हवाले से हम बात करें तो अमेरिका में ये अब तक जो इत्तलात हैं कि वो सपोर्ट स्पिनर्स को करती दिखाई देगी। वेस्ट इंडीज़ की विकेट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप समझते हैं हमारी जो अब तक की जो सिलेक्शन है ये 18 रुकनी, क्योंकि इन्हीं में से हम देखेंगे कि 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होता हुआ दिखाई देगा। 1-2 चेंजिंग अगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की विकेटें 2 डिफरेंट विकेटें होंगी। आप क्या कहेंगे सवाल से? देखिए विकेटें अपनी जगह पर हैं। अमेरिका की विकेट हो, इंग्लैंड की विकेट हो, ऑस्ट्रेलिया की विकेट हो, इंग्लैंड की विकेट हो या किसी और मुल्क की विकेट हो, बात ये होती है कि आप प्रोफेशनल किस चीज़ के हैं। प्रोफेशनल तो हर तरह की विकेट पे खेलने का आदी होना चाहिए ना।
आप कहेंगे सिर्फ आप स्पिन विकेट के ऊपर खेलने के जो है वो होने चाहिए, या आपके लिए बैटिंग विकेट होनी चाहिए, या फास्ट बॉल छोड़ ही देना आप। तो इस तरह की आपकी मर्जी की हो भाई, जिस तरह की भी विकेट हो वहां पर आपको टीम खिलानी होगी। मगर सवाल फिर ये पैदा होता है कि आपके पास प्लेयर्स हैं मौजूद क्या? भाई अभी टीम अनाउंस करनी है, टीम अनाउंस दुनिया की टीमें जो है अनाउंस हो रही हैं, आप बैठे हुए भी सोच ही रहे हैं किसको पकड़ें, किसको ढूंढें, किसको तलाश करें। ऐसा होता नहीं है। मेंटली प्रिपेयर होता है, फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग का आगाज कर दिया जाता है। दूसरी टीमें तो ट्रेनिंग कर रही हैं भाई, आप टूर पे जा रहे हैं, है कि नहीं है? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अच्छा ज़ुबैर साहब है, क्योंकि हमने एक सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट खेली, मुख्तलिफ कम्बिनेशन चेक किए, और इसमें आप समझते हैं कि अभी क्योंकि विकटों की बात हो रही थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट विकटें अगर बनाकर हम चेक कर लेते तो बेहतर होता। ये तो बहुत पुराना सवाल है, 30-40 साल से चला आ रहा है कि विकटें लेकिन हमने आज तक वैसी विकटें बनाई ही नहीं है, बनाई नहीं है और ना बनाएंगे कभी। डर और खौफ वही वाली बात आ गई आपकी कि हार का डर और खौफ। जब आप उससे निकल आएंगे, आप हार को अपने ध्यान से निकाल देंगे, तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। चलें, हार की जानिब है, अगर हम नहीं निकल सकते हैं तो कामयाबी की जानिब ज़रूर निकल सकते हैं। अब T20 के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान भी हो गया, 3 पाकिस्तानी उसमें अगर हम देखें तो शामिल भी हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि ऑफिशियल की तादाद अब क्यों नहीं बढ़ रही है हमारी? अगर हम देखें तो माजी में थोड़े से ज़्यादा हुआ करती, अब हमारे पास कम, ये महदूद चीज़ें मिल रही हैं हमें। डिपेंड करता है ये लॉबिंग के ऊपर, आपकी लॉबिंग किस तरीके की है। बड़ी मादरत के साथ इंडिया की लॉबिंग जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मजबूत है और बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की लॉबिंग नहीं है। जब आप अच्छे रिजल्ट दे रहे हों, आप चीज़ें अच्छी हों, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हो या आप कंट्री के लेवल के ऊपर कर रहे हो, जब तक आपकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो जाहिर है कि आपकी सिलेक्शन भी नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने जो बात की है उसमें डिज़र्विंग लोग हैं, लेकिन फिर भी नॉट बैड जो भी अनाउंस हुए हैं। चलिए, नॉट बैड है, इस पर यूज़ हुए, उस पर भी मज़ीद और बात होगी, लेकिन थोड़ी सी बात और भी कर लें, क्योंकि इस वक्त आज आखिरी मैच है, खेला जाना है, और इस आखिरी मैच के अंदर हम देखेंगे कि कुछ चेंजिंग अगर पाकिस्तानी टीम कर ले और 1-2 नए प्लेयर जो डैगआउट पे बैठे हैं उनको मौका फराहम कर दे वुमेन्स टीम में, तो वो फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। रियाज साहब, ज़ुबैर साहब, रियाज भाई आपको याद आ गए, माशाल्लाह अच्छे हैं हमारे रियाज भाई भी। अक्सर हमारे साथ वो प्रोग्राम में लगे होते हैं। भाई बात पता है क्या है, फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। मैंने आपको यही कहा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा भाई। अब अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, तीनों मैचेस आप वनडे के हार गए, फिर सीरीज भी आप T20 के तीनों हार गए, डबल हैट्रिक हो गई डिफीट्स की। फिर 7वां मैच अल्लाह ने करम किया, हेली मैथ्यूज बेचारी फ्लॉप हो गई, और जिसकी वजह से आपको ओपन ऑप्शन मिल गया, वरना 70-80 रन तो उसके होते तो आप कहाँ खड़े होते। तो आपने जो चेंजिंग्स की बात की, पिछले मैच में 3 तब्दीलियां की थी, आलिया को बैठाया इन्होंने, गुलफरोजा को लेकर आए, तो उससे क्या होगा, चेंजिंग क्या होगा? कोई बहुत बड़े मतलब ये कि वो हैं आपके पास, ये ऑलराउंडर हैं या बहुत बड़ी अच्छी स्पिनर्स हैं, बहुत बड़ी फास्ट बॉलर्स हैं या हिटर हैं, भाई इनको सीरीज जैसे भी ख़त्म हो जाए आराम से बैठ के नए अमल तैयार करना चाहिए और प्लान करना चाहिए। अपकमिंग इवेंट्स के लिए ग्रास रूट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ ज़ुबैर नज़ीर साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ से ग्रास रूट लेवल से अगर प्लेयर आएंगे तो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को अच्छे मैचेस जिताते हुए भी दिखाई देंगे। ज़ुबैर नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।